कि पोस्ट लंच सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि ये साहित्योत्सव रविंद्र कालिया जी की स्मृति में आयोजित किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इन 2 दिनों में ना सिर्फ हम लेखक संपादक रविंद्र जी को जानेंगे, बल्कि उनसे जुड़े कई पर्सनल मोमेंट्स को भी करीब से महसूस करेंगे, जिसका एक ग्लिम्स अभी हमको थोड़ी देर पहले मिल भी चुका है। तो चलिए गियर अप होते हैं इस नॉस्टैल्जिक साहित्यिक जर्नी के लिए। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी उनको जो फार्मास्यूटिकल लाइंस के महारथी हैं, जिनको जितनी नॉलेज दवाइयों की है उससे कहीं अधिक मजबूत पकड़ उर्दू शायरी, हिंदी लेखन और संपादन की भी है। इनका एक सपना है कि ये एक फार्मा एजुकेशनल एकेडमी लॉन्च करना चाहते हैं। साथ ही कहकशा इनका ब्रेन चाइल्ड रहा है। आज अपने जुनून और मेहनत से इन्होंने कहकशा को एक जाना माना नाम बना दिया है और वो आगे बुलंदियों पर पहुंचा के रहेंगे, ये हम सब जानते हैं। चलिए बुलाती हूँ कहकशा के फाउंडर आनंद कक्कड़ जी को इस साहित्योत्सव में सबका स्वागत करने के लिए। नमस्कार मित्रों, पुनः आप सबको नमस्कार। और इस दूसरे सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत सारे नए मित्र मुझको दिखाई दे रहे हैं जो इस सत्र के लिए पधारे हैं। आप सबको नमस्कार पुनः। पहला सत्र हमने कहकशा अधिवेशन और एक मित्र मिलन जैसा किया, जिसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने कहीं। अब यहाँ से हम अपने दूसरे सत्र को शुरू कर रहे हैं, जो पूर्णतः कालिया जी को के निमित्त है। इस दूसरे सत्र के 2 खंड हैं, जिसमें एक खंड में हम उन यादों की गंगा यमुना में और उस रवि कथा को सुनेंगे जो आप बहुतों के लिए नई होगी। और मज़े की बात यह है कि उस रवि कथा और उस गंगा यमुनी यादों की बारात में आप क्या पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट पाएंगे जो आप देखेंगे जो इस समाज में अब मिस हो रहे हैं। आज हम अपनी सफलता के पीछे दौड़ते हैं, कभी किसी दूसरे को सहारा नहीं देना चाहते। आज अगर हम ये आप यहाँ आपने देखा कि आर्या की किताब का विमोचन हुआ, तो ये उसी एलिमेंट का एक छोटा सा रूप था कि नहीं, तुम लेखक बनते हो तो पूरी तरह बनो। हम डिजिटल मीडिया के जादू में फंस के नहीं रह सकते कि हम लाइक को पाएं और डिसलाइक अंदर से रहें। आप जब तक किताबों में नहीं उपलब्ध हैं, आप जब तक हाथों में नहीं उपलब्ध हैं, आप नहीं उपलब्ध हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। आज मेरे एक मित्र यहाँ बैठे हैं और उनका पूरा का पूरा कहकशा एलिमेंट उड़ गया उसमें से, मोबाइल से एकदम अलास बैठे कि आनंद 3 साल 5 साल का कलेक्शन चला गया। ऐसे ही सब रचनाएं भी खो जाएंगी। जब तक आप उसको किताबों में दर्ज नहीं करेंगे, वो अक्षर में नहीं आएगी, कागज पे नहीं आएगी, उसकी कीमत नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने अपने चाचा बोलते हैं हम उनको, डॉक्टर गोपेश की एक किताब का अनावरण हुआ, जिसमें हरिवंश राय बच्चन के 50 साल पुराने पत्र रखे हुए थे, हाथों के लिखे। मैंने उन हाथ को साक्षात देखा है। मैंने उन अक्षरों में एक ऐसी ऊर्जा निहित देखी है जो अब पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, जो आप तक पहुंचेगी। आपको लगेगा कि हरिवंश जी के पत्र उनके लिए क्यों, तो फिर रामचरितमानस के रामचंद्र भी आपके लिए क्यों, जीते जी इलाहाबाद फिर हमारे लिए क्यों, रवि कथा फिर हमारे लिए क्यों। अगर सब हम पे ही केंद्रित होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इस कहकशा मंच से सिर्फ इतनी सी कोशिश है, 1 से 2 हुए थे, 2 से 1000, आज हम लाखों में पढ़े जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। मगर अब रूबरू बैठने के जो मज़े हैं वो अब हम इस शहर में लेने जा रहे हैं, और ये मंच उसका साक्षी बनेगा। जितने लोग सुदूर बैठे हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि यहाँ के सारे सेशन लाइव स्ट्रीम होंगे, सारे सेशन यूट्यूब पे उपलब्ध होंगे। हम पीछे नहीं रहेंगे उस डिजिटल युग से, मगर उनको अपने साथ लेके आएंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। यानी व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग हियर, सो वी आर डूइंग समथिंग इन प्रैक्टिकल। हम उनको जोड़ रहे हैं तो हम उनको दे रहे हैं, हम उनका चुरा नहीं रहे। आज डिजिटल वर्ल्ड पे जितना अवेलेबल है वो सब हाथ का लिखा है, जो वहाँ अवेलेबल है, जो अब हम गूगल में पढ़ रहे हैं। उनका अपना क्या है, कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है कि हमें साथ भी चलना है और उनको साथ लेके भी चलना है। इस ब्रिज का काम कहकशा करना चाहेगा, और ये सारी सीख कालिया साहब की दी हुई है। मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पे कालिया साहब रहते थे। उसका बहुत फायदा है। एक गंगा जमुनी तहजीब को उन्होंने देखा, वही नाम अपने अखबार का रखा, और वही संस्कार उन्होंने हम सबको दिए।
तो आप अगर जब थोड़ी देर बाद जब स्मारिका का विमोचन होगा तो आप देखेंगे कि उसमें उर्दू भी दिखती है, उसमें इंग्लिश भी दिखती है, उसमें हिंदी भी दिखती है। हम किसी भाषा एक निमित्त को नहीं, नो डाउट हम उर्दू को भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पोएम का ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, फिराक साहब ने हमको दिए, बहुत सारे लेखकों ने दिए ट्रांसलेशन, तो हम गुलजार साहब को भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, गुलजार साहब की भी कविताएं इंग्लिश में पहुंच रही। ये भाषा के बैरियर और ये धर्म के बैरियर हमको कभी भी कहकशां में नहीं दिखने चाहिए। किसी भी तरह किसी को भी अलग नहीं करना है, सब संभाव के साथ सभी को अपने साथ लेके चलना है। ये बिल्कुल पहला रूल नंबर 1 एंड जीरो पॉलिटिक्स। फायदा क्या है? ना मैं अभिनय जानता हूँ, ना मैं संगीत जानता हूँ, ना मैं गीत जानता हूँ, ना मैं लिखना जानता हूँ, सिर्फ पढ़ना और सुनना जानता हूँ। तो इसका क्या फायदा है कि मैं किसी के साथ नहीं और सब मेरे साथ हैं और मैं सबके साथ हूँ। तो इस भावना से कहकशां को बनाया था। हमारे ग्रुप में जितने भी सदस्य जुड़े थे वो आज तक जुड़े हुए हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। आप एक इमोजीज भी गलत नहीं यूज़ कर सकते। मान लीजिए एक इमोजीज उछलता हुआ है, आपको लगा बड़ा अच्छा है, ये शेर बड़ा अच्छा है, तो आपने लगा दिया, तो उधर आपने पीछे से डांट पड़ी आपको, डिलीट। और अब तो भगवान ने सुविधा दे दी कि किसी का पोस्ट किया हुआ एडमिन खुद ही डिलीट कर सकता है, तो अब तो उतना देर भी नहीं लगता कि क्या हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कहकशां का इस सेशन को शुरुआत करते हैं और मैं पल्लवी से बोलूँगा कि इस सेशन को आगे लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। अब मैं स्टेज पर बुला रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिनका लेख 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। अंग्रेज़ हार मान चुके थे, सब जश्न में थे, पर जिन्ना मेरे टुकड़े करने पर आमादा थे। ये लेख बहुत लोकप्रिय हुआ। जी, बात कर रही हूँ मैं धनंजय चोपड़ा जी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अध्यापन कर रहे धनंजय जी हिंदी और पत्रकारिता विषयों में स्नातकोत्तर उपाधिधारी है। संगम की रेती पर 40 दिन, गायिका तीजन बाई पर मोनोग्राम, सिर्फ समाचार पत्रकारिता तब से अब तक, और अपने समय के वैज्ञानिकों से बातचीत उनकी प्रकाशित पुस्तकें रही हैं। सिर्फ समाचार के लिए उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी रविंद्र जी की साहित्यिक योगदान पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हम सबके बीच में हैं। आइए आप आकर के धनंजय जी रविंद्र जी पर अपने विचार व्यक्त करिए। आदरणीय मुझसे बड़े और मित्रों, कालिया जी को याद करना मेरे लिए अद्भुत है, क्योंकि मैं कालिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र रहा हूं। मैं उन्हें पूरा स्कूल मानता हूं, पाठशाला। किताबों में हमने पढ़ा था कि पहले संपादकों के कक्ष स्कूल हुआ करते थे, इंस्टीट्यूट नहीं थे। आज मैं एक मीडिया के इंस्टीट्यूट में कोर्स कोऑर्डिनेटर हूं, लेकिन आज भी किताबों में लगता है जो पुराने संपादक हुआ करते थे, उनके कमरे में जो रिपोर्टर होते थे, उनके सीखने के लिए, उनके बनने के लिए, तो वो संपादक का कक्ष मुझे मुहैया हुआ कालिया जी के रूप में। मैं कालिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, बकलम खुद रविंद्र कालिया जालंधर में पैदा हुआ 11 नवंबर 1938। 16 जमातें वहीं पास की। पहला प्रेम एकदम सफल, असफल। पहली नौकरी हिंदी मिलाप वहीं की। पहली कहानी सिर्फ एक दिन वहीं लिखी। मोहन राकेश, इंद्रनाथ, मदान, उपेंद्रनाथ, अश्क, नागार्जुन, यशपाल जी से वहीं परिचय हुआ। बाद में दिल्ली आ गया। दिल्ली में टी हाउस मेरा घर और लॉ बोहीम मेरी ससुराल थी। राकेश यानी मोहन राकेश मेरे लेखन से नाखुश थे। उन्होंने जल्दी ही मुझे मुंबई का रास्ता दिखा दिया। सन 1969 में मैं इलाहाबाद आ गया। काला रजिस्टर मैंने इलाहाबाद आकर लिखी। बकलम खुद रविंद्र कालिया। हम एक ऐसे रचनाकार,
एक ऐसे सृजन धर्मी व्यक्तित्व को याद करने के लिए आज जुटे हैं जिसने पत्रकारों की, लेखकों की कई कई पीढ़ियां तैयार की हैं। ये सबको मयस्सर नहीं होता और सब ये मयस्सर कराते भी नहीं। ये वो शहर है जो टांग खींचने में उस्ताद है, लेकिन ये इसी शहर में रविंद्र कालिया ने लोगों को अपनी टांग के नीचे जमीन का एहसास होने का मौका दिया था। मुझे याद है कि जब गंगा जमुना में मैं जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद मुझे सलाह दी आदरणीय हमारे जो पढ़ाई के गुरु थे कमला प्रसाद जी, कि तुम इलाहाबाद में रविंद्र कालिया जी के पास चले जाना। कहां रहते हो? तो हमने कहा अय्यापुर में। तो बस पास में ही तो है और तुम चले जाओ वहां पर। और मैं वहां पहुंचा सुबेरे सुबेरे 9 बजे। बड़ा सा दरवाजा रानी मंडी का, लकड़ी का, उसे मैंने खटखटाया, बुलंद दरवाजा। और जब मैंने खटखटाया तो थोड़ी देर बाद एक लंबे से व्यक्ति ने दरवाजा खोला। अरे इन्हें तो मैंने देखा हुआ है अमरकांत जी के यहां। और तुरंत उन्होंने पूछा हाँ, और मैंने परिचय दिया और मैंने कहा कि मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, मैं चाहता हूं कि एक सांस में बोल गया कि मैं गंगा जमुना में लिखूं। कुछ पूछा नहीं, एक लाइन के अलावा, कुछ लाए हो? और मैंने तुरंत जेब से निकालकर, कमला जी ने कहा था लिख के कुछ ले जाना, और दे दिया उन्हें। ठीक है, कल आना। और दूसरे दिन पता लगा मुझे कि वो मेरी रचना गंगा जमुना में शामिल हो गई। और फिर तो सिलसिला चल निकला। जाहिर है कि हम लोग एक ऐसे इलाहाबादी को याद करने के लिए जुटे हैं जिसकी अलमस्ती, जिसका बिंदासपन, जिसकी फक्कड़ी और जिसका हमुम्र याराना मजेदार। वो कभी मेरे मित्र ने लिखा था कि वो मेरा हम गिलास था। वसु मालवी ने न जाने कहां गया। वो हम याराना मिलना एक ऐसी, और वो शहर को जीते थे। मैं उनकी साहित्यिक बात में करूं, लेकिन वो एक साहित्य खुद अपनी 12वीं वर्षगांठ में, ममता जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने लिखा था, मैं उसे दोहरा रहा हूं अनुमति के साथ। जिस किताब से दोहरा रहा हूं वो किताब मैंने कालिया जी के यहां से चुराई थी। ऊपर कालिया जी बैठते थे और नीचे खजाना था, और नीचे से जाते समय मुझे नहीं पता था कि यहां झोला लेके लोग क्यों आते हैं। और मैंने भी एक किताब गायब की उसी किताब से। उस किताब के बहुत बुरी हालत है और मैं उसे बचाकर उसके पन्ने पन्ने रखता हूं। पूरी किताब इसलिए नहीं लाया कि कहीं कोई इसलिए कुछ पन्ने ही निकाला है, पन्ने पन्ने अलग हो गए हैं, तो मुझे लगा कि इन्हीं को निकाल के ले चलो तो ज्यादा अच्छा है। शहर कभी सही नहीं होता, शहर कभी गलत भी नहीं होता। शहर शहर होता है। हर शहर से रवि के जीवन के कुछ लम्हे जुड़े हैं, खट्टे, मीठे और तल्ख। इनमें से तल्ख तजुर्बे रवि के हिस्से में सबसे ज्यादा आए। इसी पूरे आलेख में आगे लिखा है, और वो आपको बताएगा कि कालिया जी इस शहर के लिए क्या थे और हम लोगों के लिए क्या थे। शहर में जब भी कोई सगुफा या शरारत रफ्तार नहीं पकड़ती है तो लोग उसके साथ रवि का नाम चस्पा कर देते हैं, और देखते ही देखते वह आग की तरह शहर में फैल जाती है। मैं टेलीफोन पर रवि की शिकायतें सुनते सुनते और यह बताते बताते थक जाती हूं कि रवि तो 15 दिन से बंबई में है या दिल्ली में है या पंजाब में है, लेकिन कोई मानता नहीं है। और मजे की बात क्या, लौट कर रवि भी विचलित नहीं होते, बल्कि इस सब का आनंद उठाते हैं। इस शहर को जीना अपने आप में, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग यहीं पैदा हुए, उनकी फितरतों में, उनकी रगों में इलाहाबाद दौड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से आए, लेकिन उन्होंने अपने को इलाहाबादी
इस तरह बनाया कि हम पहचान ही नहीं पाए कि ये यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर के हैं, क्योंकि इन्होंने इलाहाबाद को अपने भीतर जिंदा कर लिया। कालिया जी इलाहाबाद के आने के पहले को जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, अप्रैल सन 1965 गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी, मगर बंबई पहुंचने तक मुझे लगता रहा कि मैं ममता और दोस्तों के साथ अभी नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। ओबी से परिचय क्या हुआ, मेरी दुनिया ही बदल गई। शिवाजी पार्क में सी फेस फ्लैट, आए दिन पार्टियां, पिकनिक और अगल बगल सुंदरियों की भीड़। ममता भी दिल्ली से नौकरी छोड़कर चली आई, मगर हालात मुझे शिवाजी पार्क से शीतला देवी टेम्पल रोड और वहां से अंधेरी तक ले गए। शायद मैं पाल घर पहुंच जाता अगर डैंगसन से मुलाकात न होती। डैंगसन लंबे दौरे पर चले गए और अपने वर्ली के फ्लैट की चाबी मैं राशन पानी मुझे थमा गए। काला रजिस्टर मैंने उसी फ्लैट में लिखी। डैंगसन की अचानक मौत न हो जाती तो शायद मेरे बंबई छोड़ने का प्रश्न ही न उठता। ममता उन दिनों एनडीटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। उसे हॉस्टल में छोड़कर 1969 में मैं अनिर्णय की स्थिति में इलाहाबाद चला आया। और फिर इलाहाबाद आने के बाद जो वो लिखते हैं, वो कहते हैं इलाहाबाद में एक शरणार्थी की तरह आया था। पंजाब के लोग शरणार्थी शब्द को जीवन के साथ घुला मिलाकर चलते हैं। मैंने किसी को बताया कि मेरी पुश्तें लाहौर से आई थी, तो फट से पूछा उसने, पार्टीशन से पहले या बाद में? और मुझे कहना पड़ा नहीं, पहले आ गए थे हम लोग। इलाहाबाद में एक शरणार्थी की तरह आया था। यहां आशिक जी से प्रत्यक्ष व नारंग जी से अप्रत्यक्ष परिचय था। शुरू के कुछ महीने में आशिक जी के यहाँ रहा। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे इलाहाबाद में रहना है या भाई के पास कनाडा जाने के लिए मुझे अपना देश छोड़ना पड़ता। मगर श्री इंद्रचंद जी नारंग ने मुझे देश में ही बसा लिया। मेरे तीनों कथा संकलन 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ मेरे इलाहाबाद प्रवास में ही छपे हैं। ममता इलाहाबाद में 1 डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। हम लोगों के 2 बच्चे हैं। अब बदमाशी देखिए। ये कालिया जी की संपादकीय और लेखकीय बदमाशी थी। आप अगर पढ़ते पढ़ते समझ जाएं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते समझ जाएं तो आप समझ लेंगे। हम लोगों के 2 बच्चे हैं, अनिरुद्ध और निरोध, या अनिरुद्ध और विरुद्ध, या शायद अनिरुद्ध और प्रबुद्ध। दरअसल आजकल हम अपने छोटे बच्चे का नाम सोच रहे हैं। कालिया जी गजब की सेंस ऑफ ह्यूमर रखते थे। चाहे वो धर्मयुग रहा हो, नया ज्ञानोदय रहा हो, वागर्थ रहा हो, वर्तमान साहित्य रहा हो, पूरी एक संपादन की विधा को आज बहुत सारे लोग आने वाले समय में, और शायद मैं इस बात को लिखना चाहूंगा और लिख भी रहा हूं कि मैंने जिन संपादकों के साथ काम किया तो उनमें कालिया जी भी रहे, और कालिया जी ने किस तरीके से चीजों को प्रस्तुत करना, मैंने कहा ना कि स्कूल थे वो। किसी हेडिंग को लेकर इतना बेचैन संपादक मैंने कभी नहीं देखा। वो सिगरेट, चाय, तुम नहीं पीते तो अच्छा करते हो, सिगरेट के लिए कहते थे, तुम नहीं पीते हो तो अच्छा करते हो लेकिन अच्छा नहीं सोच पाओगे, ये भी जुमला फेंकते थे। और मैं सोचता था शायद कालिया जी सिगरेट पीते हैं इसलिए अच्छा सोच ले जाते हैं। मैं सोचता था चाय भी तो पीते हैं, तो चाय पीने वाला ही सही, इतने से ही काम चला लेंगे। लेकिन कालिया जी का किसी गानों पर तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें, नीलाभ बिदक गए, ये कौन सी हेडिंग है, या इस तरीके की बहुत सारे प्रयोग। कहानियां लिखी तो उसके शीर्षक 9 साल छोटी पत्नी। मेरी शादी हुई तो मैंने बताया कि मेरी पत्नी 9 साल छोटी है, तो कहीं कहानी पढ़ लिया था क्या? गली कूचे, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी, गरीबी हटाओ, ये सारे के सारे कहानी संग्रह। फिर उपन्यास, और खुदा सही सलामत है, ABCD या 17 राना डे रोड, और गजब के संस्मरण। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो चुक जाते हैं
वो अपने संस्मरण लिखते हैं। लेकिन फिर दूसरे इंटरव्यू में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने संस्मरण लिखने के बाद भी कहानियां लिखी हैं। मैंने संस्मरण लिखने के बाद, चाहे वो गाली छुटी शराब या कोई भी संस्मरण लिखा हो, उसके बाद वो उपन्यास लिख रहे हैं। कामरेड मोनालिसा संस्मरण है, पढ़ें कभी आप और देखें। कालिया जी की यूं तो शैली व्यंग्यात्मक थी, व्यंग बोलते भी थे। कभी कभी दफ्तर से निकलने के बाद गंगा जमुना के घर पहुंचने तक में समझ में आता था कि कालिया जी ने बोला क्या था और क्यों बोला था। और फिर रात में, उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे, वरना फोन करके उनसे कहते कि सर ये आपने क्या बोल दिया। दूसरे दिन बड़ी ताकत लेकर ऊपर सीढ़ी पतली सी चढ़कर जाते थे और इंतजार करते थे कि ममता जी कब किचन में चले जाएं और कालिया जी से पूछें कि आपने ऐसा क्यों बोला था। क्योंकि कालिया जी की व्याख्याएं, जो व्याख्या होती थी, वो भी बड़ी रोचक होती थी। तो व्यंग भी उनके हैं। नींद क्यों नहीं रात भर आती, या राग मिलावट मालकोस। संडे मेल में छपे हुए संस्मरण तो गजब के अध्याय हैं, आप निकाल कर देख लें। या प्रारंभिक कहानियों को देखें, काका गा, बड़े शहर का आदमी, 50-155 तीन दोस्तों की कहानी है। एक फ्रीलांसर है, एक एक्टर है और एक संपादक है, और कैसे वो प्रोफेसर है, और कैसे वो प्रोफेसर के बिस्तर में सिगरेट की बू आती है तो कैसे अगरबत्ती जलाते हैं, कैसे खिड़कियां को, गजब का 3 लोगों का रहना एक कमरे में। और इस सब में आपको लगेगा कि एक लेखक किस तरीके से जीवन, अपने जिंदगी की खिलंदड़ियों को अपने कहानियों में ले आता है। वो खिलंदड़ियां हैं, वो जो खिलंदड़ियां हैं उसमें पूरे जीवन का खेल है। हम नहीं कहेंगे कि निचोड़ है, खेल है। और वो चाहते भी थे कि हमारे पाठक या हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी इसे खेल की तरह देखे। और खेल जैसे हार जीत और ईर्ष्या से दूर होता है, वैसे ही जीवन भी हार जीत और ईर्ष्या से दूर होना चाहिए। इस भावना से खेल, जिंदगी के खेल को खेला जाना चाहिए। गजब का औरा आप देखें, ज्ञानोदय के जो प्रेम विशेषांक, इससे पहले प्रेम पर 750 पन्ने कभी नहीं छपे। और गजब का परिचय, मैं तो उन दिनों ज्ञानोदय के दफ्तर में गया और वो साईं बाबा के पीछे, तो मेरे हाथ में एक पैकेट था, तो बोले मंदिर होके आ रहे हो क्या? यहां जो आता है वो पहले मंदिर में मत्था टेकता है, फिर कालिया के पास आता है। मैंने कहा नहीं, अभी जाते समय टेकेंगे। बोले अच्छा, चालाक हो, प्रसाद बाद में लोगे तुम, अभी लाते तो आधा तिहार तुम्हारा बचते ही नहीं। मैंने देखा कि वो परिचय तैयार कर रहे हैं लेखिकाओं के, लेखकों के। और गजब का प्रयोग, मुझे याद नहीं आ रहा कोई उनका ऐसा, लेकिन प्रयोग धर्मी। मसलन एक मुझे याद आया ऐसा, कालिया जी ने जिक्र किया, क्यों ना ऐसे परिचय छापे जाएं। उम्र 32, पहला प्रेम फेल, एक शादी 3 कहानियां, 2 बच्चे। लेखकों का ऐसा परिचय मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। मुझे लगा कालिया जी, मतलब हमने कहा कोई चिल्लाएगा नहीं, अगली बार उसकी कहानी नहीं छापेंगे। लेकिन वो मैंने देखा कि वो प्रयोग नया ज्ञानोदय में दिखाई देता है। अच्छा, मजे की बात, संप्रति लेखिका थी तो उनके नीचे संप्रति लिखा, और लिखा बच्चों की परवरिश और कहानी लेखन। संप्रति, मतलब ये प्रयोग धर्मिता, बड़ी गजब की चीजें उनके साथ देखने को मिलती थी। एक्चुअली में जर्नलिज्म हो या लेखन, कालिया जी एजेंडा सेट कर देते थे। वो एजेंडा सेट करके चलते थे। अभिलाषा जी को देखकर मुझे याद आ रहा है कि जब मेरे पत्नी जब प्रेग्नेंट थी और बेटा होना था, मैं अभिलाषा जी के यहाँ दिखा रहा था। उसी दौर में मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि तुम अपने लड़के का नाम प्रथम रखना। मैंने कहा कि लड़का ही होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे माथे की रेखाएं मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे लड़का होगा, उसका नाम प्रथम रखना। उसके बाद जब 1 जनवरी 2001 को इसी अस्पताल में ऑपरेशन से बच्चा 6 बजे पैदा हुआ, 8 बजे कालिया जी आ गए यहां पर स्कूटर में, कहा था ना 1 तारीख को होगा, प्रथम नाम रखना। बहुत दिनों तक चला प्रथम नाम उसका। लेकिन वो क्या पत्रकारिता के कोई ज्योतिषी थे? वो एजेंडा सेट कर देते थे।
वो फोटो सेट कर देते थे, देखो ये डीएम उतरेगा कार से तो ऐसे नमस्कार करेगा, इसकी फोटो खींच लेना। अरे आपको कैसे पता कि वो नमस्कार करेगा? अरे करेगा ही, तुम बस फोटो खिंचवाओ। ये जो चीज थी एजेंडा सेटिंग थ्योरी, मैंने जर्नलिज्म में पढ़ाते पढ़ाते कम्युनिकेशन की दुनिया में बाद में बच्चों को पढ़ाई। जब मैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में कालिया जी के एजेंडे चलते थे। कालिया जी एजेंडा लेकर चलते थे कि इससे नाम नहीं लूंगा, शहर में बहुत सारे साहित्यकार थे, ये हेडिंग लगाओ बिलबिला जाएगा, ये हेडिंग लगाओ बिलबिला जाएगा। मतलब कैसे आपको, अरे यार समझते नहीं हो तुम, इसमें उसकी दुखती रग है, अब वो पकड़ में आ जाए। ये जो प्रयोग था वो बड़ा मजेदार हुआ करता था। एक है शरारती, शरारत, अच्छा मजे की शरारत होती थी, वो शरारत नहीं होती थी, लेकिन शरारतों में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैंने जर्नलिज्म में प्रदीप जी के साथ हमारे साझा हो रहे थे अपने संस्मरण, तो हम लोग यही कह रहे थे कि बहुत सारी चीज वहां से हम लोग सीख के अपने जर्नलिज्म में डाल देते थे और ये सीखते थे। ये जो एजेंडा सेट था ना, एक बार मैं आजमगढ़ में पोस्टेड रहा, वहां पर अखबार में वहां पर दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। अब वहां कैसे काम आया, स्कूलिंग जो मैंने पहले कही जर्नलिज्म स्कूल, तो वो जो मैं वहां खड़ा था और योगी उस समय सांसद थे, केवल आज मुख्यमंत्री है लेकिन वो सांसद थे, मैं आपको बात बता रहा हूं 2003-4 की। अब वहां पर वो योगी को प्रवेश करना था, डीएम, एसएसपी, डीआईजी, सब आईजी वहां पर बैरियर लगाकर बैरिकेटिंग करके खड़े थे कि दंगाग्रस्त क्षेत्र में योगी को घुसने नहीं देना है। अब मैं वहां खड़ा सोच रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने फोटोग्राफर को बुलाया कि योगी इधर से कार से आएगा, डीएम उसको नमस्ते करेगा, फोटो खींच लेना। आप सोचिए कि वो जो आपका गुरु है वो कैसे आपको सिखा रहा है। उस फोटोग्राफर ने कहा कि सर आपको कैसे पता? ठीक ठीक वही जवाब दिया, अब मैं करेगा ही, तुम करो तो फोटो खींच लेना। आपको बताते हैं कि जब एजेंडा सेट करना शुरू किया कि योगी जो है वो नहीं मानेगा, बैरिकेटिंग तोड़ेगा, या फिर कार के बोनेट पर चढ़ के भागेगा, या फिर ये करेगा, 3-4 ऑप्शंस दिमाग में आ गए और कैमरामैन को कह दिया कि अगर ये करता है तो फोटो खींचना है, अगर ये करता है तो फोटो खींचना है। कैमरामैन बिल्कुल तैयार खड़ा था और जैसे ही कार आई, थैंक्स टू कालिया जी कि डीएम पहुंचा, नमस्कार किया और उसने बिल्कुल देखा नहीं उसकी तरफ, अब पहुंचा और बैरियर को तोड़ने लगा, उसकी फोटो खींची, फ्रंट पेज में अखबार में छापा था। डीएम ने उसे नमस्कार में क्या कहा इससे हमें लेना देना कुछ नहीं था। बैरिकेटिंग तोड़ी, क्यों तोड़ी, इससे कैप्शन लगा था, डीएम हाथ जोड़कर योगी से कह रहा था सर मान जाइए। और दूसरी फोटो में बैरिकेटिंग जो योगी तोड़ रहे थे उसमें लिखा था नहीं मानेंगे। डीएम चिल्लाता रहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मान जाइए, मैंने केवल नमस्कार किया था। ये जो शरारत थी ना जो आपने कही, वो शरारत इस तरीके से हम लोगों में आई कि इस ऐसे कर दो, ठोक दो, ये डीएमओ परेशान हो जाएगा। डीएम इलाहाबादी था, राजा राम उपाध्याय, मुझे नाम लेने में कोई कष्ट नहीं है, यहाँ पे बैंक रोड में बहुत दिनों तक वो रहे, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो कहे यार तुमने बड़ी शरारत कर दी। और मैं कहता हूं थैंक्स टू कालिया जी, क्योंकि ये जो चीजें थी हमारे पास, मजे की बात थी कि वो बड़े क्लियर कट और कैसे खिलंदड़ी उनके अंदर थी। किसी संपादक को इस तरीके का जवाब देते मैंने कभी नहीं पाया। बहुत लोग कैमरे के आगे बड़े सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, नकली हो जाते हैं। कैमरा आया नहीं कि आपकी आवाज बदल गई, मैं तो ऐसे जी रहा था, वो इलाहाबादी पता नहीं कहां घुस जाती लोगों के। हम लोग को वो जो फितरत मिली कि जैसे हो वैसे ही माइक के सामने रहो, वैसे ही कैमरे के सामने रहो, ठेंगे में गई दुनिया, अरे जो तुम हो वो हो। तो इस तरीके के जो जीना था, हमने एक सवाल था स्वतंत्र भारत ने, प्रदीप जी को याद होगा, एक कॉलम था अंतरंग, उसके लिए मुझे मिला, नवीन जोशी जी उस समय फीचर संपादक थे, उन्होंने अंतरंग कॉलम के सवाल भेज दिए। सवाल में एक था कि आप कैसे मृत्यु चाहते हैं, और सवाल में एक सवाल 10 सवाल थे, 10 सवालों में एक सवाल था आपके एकांत में कौन होता है। 2 सवाल खटकने वाले थे लोगों को, जैसे अमरकांत जी के पास गए, आप कैसी मृत्यु चाहते हैं, तुम अतीक अहमदों का जो पूछ रहे हो कैसी मृत्यु चाहते, बंदूक से मरोगे कि गोले से। अरे नहीं नहीं, इस सवाल के मायने ये नहीं है। अमरकांत जी ने उस इंटरव्यू को नहीं दिया,
लेकिन कालिया जी से जब हम पूछते थे तो उन सवालों के जवाब, जैसे हमने पूछा कि आपके एकांत में कौन होता है, सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने कहा माधुरी दीक्षित, लिखो। और बिल क्लिंटन लिखो, सचिन से देवगौड़ा तक। 1996 का इंटरव्यू है। मैं उन्हें पलट रहा था, मुझे यादें ताजा करनी थी, मैं पलट रहा था। कालिया जी ने किस बैलो, मैंने कहा सर माधुरी दीक्षित लिख दें। तो के आगे कोई जवाब नहीं था। और छपा आपके एकांत में कौन होता है। मेरे एकांत में बिल क्लिंटन, माधुरी दीक्षित होती हैं, कभी कभी सचिन से लेकर देवगौड़ा तक होते हैं। सबने पढ़ा। यह बैलौसपन था, यह बिंदासपन था। जब कभी लोग कहते थे कि 60 पीढ़ी या 60 साल के हो रहे हैं कालिया जी, मुझे कभी नहीं लगा कि वो 60 के पार भी गए क्या। जब भी मिले उसी तरीके से मिले। दिल्ली में है, मैंने कहा कि मेरी किताब आई है, व्यंग संकलन आया, मुझे विमोचन कराना है। तो मैंने कहा कि आप आ जाइए। बोले अच्छा दूधनाथ को भी बुला लेना, बड़ा मजा आएगा। दूधनाथ जी से कहा तो बोले अच्छा। दूधनाथ जी भी आए, यश भाई ने उसका संचालन किया था। और गजब की पीढ़ियां तैयार करने का काम। लगता नहीं था कि हम किसी बड़े साहित्यकार के निकट बैठे हैं, लगता नहीं था कि हम इनसे कहानियां लिखना भी सीख रहे हैं, हम इनसे अखबार में लिखना सीख रहे हैं। दरअसल मैं इंटर्नशिप, उस जमाने में नया नया फॉर्मेट आया था, मैं इंटर्नशिप करने के लिए कालिया जी के पास पहुंचा था और मैं लेखक हो गया था। मेरे चीज़ें छपने लगी थी। मैं रीवा विश्वविद्यालय का अकेला ऐसा विद्यार्थी था जिसकी कुछ चीज़ें छपी थीं, और इंटर्नशिप के 100 नंबर में मुझे पूरे नंबर मिले थे, क्योंकि आप काम कर रहे थे। कालिया जी की यही एक फितरत थी, पीछे की आ रही पीढ़ियों को लिखते हुए देखना चाहते थे, क्या बात है। पीछे आ रही पीढ़ियों को रचते हुए देखना चाहते थे। वो दुनिया को पढ़ने का तरीका सिखाते थे। केवल ये नहीं कहते थे किताब पढ़ो, वो कहते थे चेहरों को पढ़ना सीख लो, वो कहते थे सिनेमा को पढ़ना सीख लो। अपने समय को जितना अच्छे से पढ़ पाओगे ना, उतना ही अच्छा लिख पाओगे। कालिया जी की इन्हीं बातों को रगों में दोहराते हुए, इन्हीं रगों को लहराते हुए हम सब लोग बाल सफ़ेद होकर बड़े होने का अभिनय कर रहे हैं। कालिया जी ऐसे होने का स्वांग रच रहे हैं। धन्यवाद।